आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशंस टू नेशंस और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर कैसे घिरा है। पाकिस्तान का आतंक से नाता दुनिया के लिए कोई छिपा नहीं है, छिपा हुआ राज नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक को हर तरह की मदद की है। भारत ने पाकिस्तान की ये काली सच्चाई सबूतों के साथ दुनिया के हर मंच पर रखी है, लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर से ही इसके लिए आवाज उठ रही है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप प्रशासन के रुख की कड़ी आलोचना की है। रूबिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि इस्लामाबाद के साथ रिश्ते रखने का कोई तार्किक कारण नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे पर भी आपत्ति जताई। सबसे पहले जानिए कि माइकल रूबिन ने क्या कहा है। आइए आपको बताते हैं। तो माइकल रूबिन ने पेंटागन के पूर्व अधिकारी की एक खरी हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका की पाकिस्तान नीति की आलोचना की है माइकल रूबिन ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अमेरिका के हित में नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक देश घोषित करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असीम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि एक ऐसा देश जो आतंक का पनाहगार है और उसका जो है सेना का अध्यक्ष वो आपके व्हाइट हाउस में आता है, जिसकी उन्होंने आलोचना की है। अमेरिका को भारत से माफी मांगनी चाहिए, ये बड़ी बात पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर यह स्पष्ट करे कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट सपोर्टर देश है, यानी कि पाकिस्तान को एक तरीके से उन्होंने आतंकी देश घोषित करने की बात भी कही है। तो ये बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं ये। और आपको बता दें कि एक तरफ पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान का नकाब उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से सामने बताएंगे। For the United States embracing Pakistan, it should be designated a state sponsor of terrorism, period. And if Asim Munir comes to the United States, he should be arrested as opposed to honored. What we need is the quiet diplomacy behind the scenes. And perhaps at some point, a more vocal apology on the part of the United States for the way we have treated India over the past year. President Donald Trump doesn't like to apologize, but the interests of the United States, and I would argue that the interests of world democracies, are much more important than one man's ego, no matter how inflated it is. और एक तरफ पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान का नकाब उतार दिया है, तो दूसरी तरफ पाक अफगान सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। चमन सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी गोलाबारी हुई है। देर रात चमन सीमा पर हुई इस गोलाबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव है। एक तरफ भारत की मजबूत किलेबंदी, दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ तेज होती आवाज के साथ अब अफगानिस्तान सीमा पर झड़प, यानी पाकिस्तान अब हर तरफ से घिरता जा रहा है। और आइए अब अगली और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस अवार्ड दिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप को यह सम्मान दिया गया। इस समारोह में उन्हें गोल्ड ट्रॉफी और मेडल दिया गया। फीफा ने इस साल से ही इस अवार्ड की शुरुआत की है और ये अवार्ड उन लोगों को देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है जो दुनिया में शांति बढ़ाने और लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ट्रंप इस अवार्ड को लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से चूकने वाले ट्रंप ने इस पुरस्कार को अपने जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया।
ये सचमुच मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है और ये सभी पुरस्कारों से ऊपर है। हमने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया अब ज्यादा सुरक्षित है। 1 साल पहले अमेरिका की हालत ठीक नहीं थी। अब हम दुनिया के सबसे चर्चित देश हैं। और आइए अब आपको फीफा पीस अवार्ड के बारे में बताते हैं कि आखिर ये पुरस्कार है क्या है फीफा पीस अवार्ड। तो आपको बता दें कि जो फीफा पीस अवार्ड है ये एक तरीके से फीफा पीस प्राइज फीफा का एक नया अवार्ड है जो शांति के लिए काम करने वालों के लिए अवार्ड बनाया गया है। इसमें कोई स्वतंत्र कमेटी या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। ट्रंप का ये पहला फीफा शांति पुरस्कार है, चूंकि इसकी शुरुआत ही आज से हुई है, इस समय से हुई है। इस लिहाज से ट्रंप को पहले वो व्यक्ति बने हैं जो इस सम्मान से नवाजे गए हैं। वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के मौके पर यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। तो ये है फीफा पीस अवार्ड जिसके पहले हकदार बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने इस पुरस्कार के मिलने के बाद खुशी भी जताई। और आइए अब रुक करते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर का। रूस यूरोप टेंशन के बीच अमेरिका ने यूरोपीय देशों की जो तनाव है वो बढ़ा दी है। इस हफ्ते वॉशिंगटन में पेंटागन के अधिकारियों ने यूरोपीय राजनयिकों को साफ संदेश दिया कि अमेरिका चाहता है कि यूरोप 2027 तक नाटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा जिम्मेदारियां संभाले। इसमें सैनिक बल, हथियार, मिसाइल और इंटेलिजेंस जैसी क्षमताएं शामिल हैं। बैठक में पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया कि 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो प्रगति की है उससे अमेरिका अभी तक संतुष्ट नहीं है। अमेरिका चाहता है नाटो देश अपनी रक्षा बजट बढ़ाएं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने समकक्षों से कहा है कि यदि यूरोप 2027 की समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो अमेरिका नाटो समन्वय तंत्रों से पीछे हट सकता है। नाटो की सेना में 30 लाख सैनिक हैं। नाटो में सैन्य खर्चे के लिए $1300 अरब का बजट रखा गया है। एक नजर डालते हैं नाटो में कौन सा देश कितना खर्च करता है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आइए आपको हम जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि नाटो में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका अपने कुल रक्षा का $997 अरब जो है वो नाटो में खर्च करता है। साथ ही कनाडा जो है वो 30.5 अरब, उसकी 2% खर्च में हिस्सेदारी है। पोलैंड की बात करें तो $38 अरब पोलैंड, तुर्की 22.8 अरब, स्पेन 21.3 अरब और नीदरलैंड जो है वो 21.5 अरब खर्च करता है। तो ये नाटो में ये तमाम सारे ऐसे उसके सदस्य देश हैं जो अपने रक्षा बजट का इतना खर्च नाटो में करते हैं। आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण, साथ ही साथ नाटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल औसत योगदान यदि निकाला जाए तो वो 30% है। 30% योगदान यूरोपीय देशों की जीडीपी का जो औसत है वो 2% है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इसमें बताते हैं कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि सभी सदस्य देश अपनी जीडीपी का कम से कम 5% जो है वो नाटो की रक्षा के लिए खर्च करें। तो अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि उसकी बात मानी जाए। और आइए अब आपको बताते हैं नाटो के बारे में कि आखिर नाटो क्या है। तो आपको बता दें कि नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इस संगठन का पूरा नाम है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। और साथ ही ये जो संस्थापक सदस्य जो है नाटो का, वो अमेरिका नाटो का संस्थापक सदस्य देश है। और नाटो में यदि कुल सदस्य देशों की बात करें तो 32 देश नाटो का हिस्सा है वर्तमान समय में। और इसका जो उद्देश्य है, यानी कि किस मकसद से यह बनाया गया, तो इसका उद्देश्य है सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। इसकी ये जो रणनीति है इसे भी यहां पर हमें समझना होगा। और सदस्यों की स्वतंत्रता, सुरक्षा की रक्षा इसका काम है। मतलब जो नाटो के सदस्य देश हैं उनकी रक्षा करना नाटो सदस्य देशों का एक काम है। साथ ही अमेरिका यूरोप के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण मंच भी है। और साथ ही नाटो को मजबूत करने में अमेरिका की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। उसका कारण है कि नाटो की सुरक्षा के लिए सदस्य देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं।
ये महत्वपूर्ण है, मतलब अमेरिका की रणनीतिक जो तैयारी है उसे भी आप इसके जरिए समझ सकते हैं। सदस्य देशों को अमेरिका खुफिया सैन्य जानकारियां साझा करता है। ये मकसद है नाटो का, नाटो को मजबूती देने का। इस लिहाज से अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो तमाम सारे देश हैं वो नाटो के लिए अपना रक्षा बजट भी बढ़ाएं। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दूसरी बार देश की सत्ता है, लेकिन इस बीच उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की है, जिसमें वो अपने हाथ में एक नीले रंग का पोस्टर पकड़े हुए हैं, जिस पर लिखा है ट्रंप 2028 यस। ट्रंप का ये पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप के पोस्ट के बाद 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर उनकी अटकलें तेज हो गई हैं। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी रैलियों में कई बार इस पर मजाकिया अंदाज में बात की है। साथ ही उनके समर्थकों को ट्रंप 2028 लिखी हुई अलग अलग चीजें पहने भी देखा गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना जो है वो इतना आसान नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में रुकावटें जो है वो क्या क्या हैं। आइए आपको समझाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ट्रंप जो है वो तीसरी बार राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाएंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रंप बदल पाएंगे ये इतिहास। दरअसल यूएस में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 1952 में 22वें संविधान संशोधन में 2 कार्यकाल की सीमा तय की गई। संशोधन को निरस्त करने के लिए प्रतिनिधि सभा सीनेट के 2/3 सदस्यों को मंजूरी दी गई। हम आपको बता दें कि यूएस में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये अभी जो वर्तमान व्यवस्था है वहां की, उसके हिसाब से ये है। 1952 में 22वें संविधान संशोधन में 2 कार्यकाल की समय सीमा जो है वो तय कर दी गई है पहले से ही। तो ये बड़े कारण है क्यों जो ट्रंप को इतिहास बदलने से रोकेंगे। संशोधन को निरस्त करने के लिए प्रतिनिधि सभा सीनेट को 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। मतलब ये इतना आसान तो नहीं होगा ट्रंप के लिए इस इतिहास को बदल पाना कि वो तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। संशोधन को आधिकारिक रूप से मान्य बनाने के लिए 38 राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। ये भी एक बड़ा पेच है कि ट्रंप तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हालांकि ये भी बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने एक पिक्चर साझा किया है अपने ट्रूथ अकाउंट से और उसमें लिखा गया है कि 2028 में क्या ट्रंप बन सकते हैं फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति। और ट्रंप के समर्थकों ने भी इस बात का जिक्र किया है। संशोधन का आधिकारिक रूप से मान्य बनाने के लिए 38 राज्यों का समर्थन जैसा कि जरूरी है, ये हमने आपको बताया। तो ये बहुत ज्यादा अड़चने हैं ट्रंप की। अमेरिका के इतिहास में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अपने चौथे कार्यकाल के 3 महीने बाद अप्रैल 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी। वैश्विक मंदी और दूसरे विश्व युद्ध ने रूजवेल्ट के कार्यकाल पर बड़ा असर डाला था और अक्सर राष्ट्रपति के तौर पर उनके विस्तारित कार्यकाल के लिए इसका हवाला दिया जाता है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को कानून में नहीं लिखा गया था, बल्कि ये एक प्रथा थी जिसका पालन तब से हो रहा है जब साल 1796 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया था। रूजवेल्ट के लंबे नेतृत्व के बाद साल 1951 में इस परंपरा को 22वें संशोधन के तहत कानून के रूप में लिखित तौर पर दर्ज कर दिया गया था। और आइए अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। और बड़ा सवाल यही है कि गाजा में शांति कब होगी। गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद हमले रुक नहीं रहे हैं। यूरोपीय मीडिया ने दावा किया है कि इस्राइल फिलिस्तीन के इलाकों पर रुक रुक कर हमले कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में हेलीकॉप्टर से हवाई हमले किए। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने इजरायल और हमास के बीच जंग में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 साल से चले आ रहे इस जंग में अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 अक्टूबर से ही सीज फायर लागू है, उसके बावजूद गाजा में हिंसा जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में तबाह हुए इलाकों से अब भी लाशें मिल रही हैं।
सीज फायर शुरू होने के बाद यानी 10 अक्टूबर से अब तक 350 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और आप ये देखिए 23 लाख लोगों में 90% बेघर हैं। मतलब आप ये इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिर गाजा की स्थिति क्या है। गाजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 17,000 फिलिस्तीनी बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये गाजा में तबाही का मंजर हम आपको जो है वो बता रहे हैं। गाजा में 90% स्कूल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। चूंकि सीजफायर पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, गाजा में लगातार जो तबाही की स्थिति बनी हुई है उसमें 94% अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है और 98% खेती की जो जमीन है वो गाजा में बंजर जमीन बन चुकी है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कल कहा कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता अहम दौर में पहुंच चुका है। इसका पहला चरण समाप्त हो रहा है और अब महज एक इजरायली बंधक के अवशेष हमास लड़ाकों के कब्जे में रह गए हैं। शेख मोहम्मद ने कहा युद्ध विराम तक पूरा नहीं हो सकता, तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इजरायली सेना पूरी तरह से वापस नहीं लौट जाती। तो आपको बता दें कि गाजा पर हमले अभी भी जारी हैं और उस स्थिति में यह देखना होगा कि जो नुकसान हुआ है वो कहीं ज्यादा हुआ है। 2 साल में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीज फायर के बाद भी 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब कोशिश ऐसी की जा रही है कि इसमें शांति की स्थिति बन सके और गाजा में युद्ध विराम हो सके। तो ये तमाम सारी बड़ी